हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एक आसान से ट्रिक से याद करने वाले हैं। यहाँ पर आपको केवल 4 रूल बताऊंगा। अगर आपने वो समझ लिए तो आपको लाइफ में कभी भी संविधान के आर्टिकल्स को याद करने में दिक्कत नहीं आने वाली है और ना ही दोस्तों दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। आप केंद्र सरकार के आर्टिकल याद करोगे, अपने आप ही राज्यों के आर्टिकल आपको आसानी से याद हो जाएंगे। बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संविधान के अनुच्छेदों को याद करने का पहला नियम है दोस्तों 89 का नियम। ये नियम कई लोगों को पता होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि भैया ये नियम कहाँ कहाँ पर लागू होता है। इस वजह से वीडियो को ध्यान से देखना। 89 का नियम क्या कहता है? ये कहता है कि केंद्र के अनुच्छेदों में 89 जोड़ने पर राज्य से संबंधित अनुच्छेद अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं आर्टिकल 72 का। 72 में क्या है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख। ठीक है, आर्टिकल 72 में क्या है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख। अब इसी आर्टिकल में आप 89 जोड़ दो। ठीक है, 89 जोड़ दोगे तो निकल कर क्या आएगा? 161। और 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख है। यानी अगर आपको ये पता है कि आर्टिकल 72 में क्या है, तो आपको आर्टिकल 161 में क्या है ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। सीधी भाषा में अगर आपको राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख कहाँ है ये पता है, तो आपको राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख कहाँ है ये याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। ये नियम कहाँ से कहाँ तक लागू होगा ये समझना भी ज़रूरी है। तो भैया ये जो अपना +89 का नियम है ये लागू होता है अनुच्छेद 72 से लेकर 111 तक। कहाँ से कहाँ तक? 72 से लेकर 111 तक। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं, वो भी आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर आप आर्टिकल्स को अच्छे से याद रख पाओगे। आपको केवल एक आर्टिकल याद रखना है, केंद्र वाला। राज्य वाला अपने आप ही याद हो जाएगा। और अगर आपको राज्य वाला याद है तो केंद्र वाला अपने आप याद हो जाएगा। बस शांति से वीडियो को देखना। इसके अपवाद भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा 3 और नियम है। 90 का नियम है, 93 का नियम है और 85 का नियम है। वो सब आप समझ लो, इसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो हम पहले बात करेंगे 89 के नियम की। तो 72 से ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 72 हमने देख लिया। अब बात करते हैं आर्टिकल 73 की। तो यह दोस्तों संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार को परिभाषित करता है कि कहाँ कहाँ पर केंद्र सरकार अपने कानून और नियम बना सकती है, कहाँ तक उसका दायरा है। ठीक है, किस में लिखा है? आर्टिकल 73 में। अब इसी में आप 89 प्लस कर दो तो निकल कर आएगा 162। इसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार को परिभाषित किया गया है। इसके बाद है आर्टिकल 74। इसमें क्या है? तो राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का प्रावधान है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 74 में। अब इसी 74 में आप 89 प्लस कर दो भैया, तो क्या निकल कर आता है? 163। इसमें राज्यपाल के सलाह और सहायता देने के लिए मंत्री परिषद का प्रावधान है। ठीक है, अगर आपको 74 पता है तो 163 आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। या फिर अगर आपको ये पता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्री परिषद का प्रावधान कहाँ पर है, कौन से आर्टिकल में है, तो आप अपने आप ही निकाल लोगे कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है। ठीक है, बस 89 का नियम आपको अच्छे से याद रखना है। इसके कुछ अपवाद भी हैं, इस वजह से वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं करना है। आर्टिकल 75 की बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, इसी में +89 कर दो आप तो निकल कर आएगा 164, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्रियों और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, जिम्मेदारी और शपथ से संबंधित प्रावधान हैं। ठीक है, एक आर्टिकल याद करना है, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। इसके बाद अगला है आर्टिकल 76। तो इसमें महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 76 में। ठीक है, जिसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अब अगर आपको ये पता है कि महान्यायवादी का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि महाधिवक्ता का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है। जैसे आर्टिकल 76 में 89 प्लस करो तो क्या निकल कर आता है? 165। और 165 में महाधिवक्ता का उल्लेख है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
ठीक है। आर्टिकल 76 पता है तो 165 अपने आप याद हो जाएगा, है ना। और अगर आपको 165 पता है, जैसे मान लो कि आपको ये पता है कि महाधिवक्ता का उल्लेख 165 में किया गया है, तो इसमें से दोस्तों 89 माइनस कर दो तो 76 आएगा। तो आपको ये पता हो जाएगा कि महान्यायवादी का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है। एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। इसके बाद अगला आर्टिकल है आर्टिकल 77। इसमें भारत सरकार के कार्य संचालन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं कि कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस तरह से गतिविधियां की जाएगी, किसके नाम से पूरी गतिविधियां होगी, दस्तावेजों का प्रमाणीकरण कैसे होगा, मंत्रियों के बीच में विभागों का आवंटन किस तरह से होगा। तो इन सभी का उल्लेख है आर्टिकल 77 में। अब इसी 77 में आप 89 प्लस कर दो तो यहाँ पर निकल कर आएगा आर्टिकल 161, जिसमें राज्य सरकार के कार्य संचालन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल है अगला 78। इसमें क्या है तो राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 78 में। किसको? राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अब आप ये मत देखो, आपसे मैं सीधा पूछता हूँ कि भैया मुख्यमंत्री के कर्तव्य कौन से आर्टिकल में है, तो आप अपने आप निकाल लोगे कि 78 प्लस 89 निकल कर आता है 167, जिसमें मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। किसके प्रति? राज्यपाल के प्रति। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 167 में। अगला है 79 आर्टिकल। इसमें भारत की संसद के गठन के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इसके अनुसार भारतीय संघ के लिए भैया एक संसद होगी जिसके 3 अंग होंगे, राष्ट्रपति और 2 सदन, यानी राज्यसभा और लोकसभा। इन सभी से मिलकर बनेगी भैया संसद, है ना। कौन से आर्टिकल में है? 79 में। अब राज्य विधानमंडल के गठन से संबंधित प्रावधान कौन से आर्टिकल में होंगे? तो 79 प्लस 89 कितना हो रहा है अपना? 168। अपने आप निकल कर आएगा दोस्तों ये। अगर केंद्र से राज्यों की ओर हमको जाना है तो 89 प्लस करना है, राज्य से केंद्र की ओर आना है तो 89 माइनस करना है। समझ गए ना। इसके बाद अगला आर्टिकल है 81, जिसमें लोकसभा की संरचना और उसके गठन को परिभाषित किया गया है 81 में। अब राज्य विधानसभाओं की संरचना और उनके गठन को कहां पर परिभाषित किया गया है? तो 81 प्लस 89 कर दो तो 170 में। ठीक है, 170 में राज्यों की विधानसभाओं की संरचना और गठन के विस्तृत नियम दिए गए हैं। अब आ गया अपना एक अपवाद। देखो भैया, ये जो 89 का रूल है ना, ये आर्टिकल 82 पर लागू नहीं होता। इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। 82 में ये जो रूल है ना, ये लागू नहीं होता। समझ गए ना। 83 की बात करते हैं तो ये संसद के दोनों सदनों के कार्यकाल को निर्धारित करता है। वहीं 83 में आप 89 प्लस कर दो तो आ जाएगा अपना 172, जिसमें राज्य विधानमंडल के सदनों की अवधि का वर्णन किया गया है। 84 आर्टिकल की बात करें भैया तो संसद की सदस्यता के लिए योग्यता क्या क्या होगी उससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं। जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु क्या होगी भैया, अन्य योग्यताएं कौन कौन सी होगी, तो इन सभी का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 84 में। 84 में आप प्लस कर दो 89 तो यहाँ पर निकल कर आएगा आर्टिकल 173, जिसमें राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए इसका उल्लेख किया गया है। समझ गए ना। आप इस वीडियो को ध्यान से देख लो। 89 का रूल कहाँ कहाँ पर काम कर रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप स्किप कर दोगे तो अपवाद आपके छूट सकते हैं कि भैया कौन कौन से अपवाद होंगे। पहली बात तो ये। इसके बाद जो 90 का रूल है वो आपको कम समझ आएगा। 93 और 85 का जो रूल है वो आपको अच्छे समझ नहीं आएगा। इस वजह से ध्यान से देखना। देखिए, देखने में कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिवीजन ही तो हो रहा है ना भैया। आपको समझ भी आ रहा है कि हाँ भैया लागू तो हो रहा है यार नियम, है ना। तो कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा। इस वजह से वीडियो को स्किप मत करना, बस यही निवेदन है आपसे। अगर समझना चाहते हो, याद करना चाहते हो तो 85 की अगर हम बात करें तो भारत के राष्ट्रपति को संसद में सत्र को बुलाने, सत्र को समाप्त करने और लोकसभा को भंग करने का अधिकार प्रदान किया गया है। कौन से आर्टिकल में? 85 में। अब 85 में प्लस कर दो आप 89 तो क्या निकल कर आएगा? 174, जिसमें राज्यपाल को राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाने, सत्र को समाप्त करने और विधानसभा को भंग करने की शक्ति दी गई है। समझ गए ना भैया। अब बात करते हैं आर्टिकल 86 की।
देखो भैया, इसमें क्या है, राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करने और उन्हें संदेश भेजने का अधिकार प्रदान किया गया है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 86 में। वहीं इसमें आप 89 प्लस कर दो तो निकल कर आएगा आर्टिकल 175, जिसमें राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के सदन या दोनों सदन अगर वहां पर हैं तो उनको संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके बाद अगला आर्टिकल है 87। इसी के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति जो है दोस्तों संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। ठीक है, 87 के अकॉर्डिंग। और 87 में ही आप प्लस कर दो भैया 89 तो निकल कर आएगा 176। और इसी 176 के तहत राज्यपाल जो है अपना विशेष अभिभाषण देते हैं। तो सेम बात है, बस 89 का रूल चल रहा है, ये याद रखिएगा। अगर आपको ये वाले याद हैं आर्टिकल, तो राज्यों वाले आर्टिकल याद करने की कभी भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 88 की अगर हम बात करें तो संसद के दोनों सदनों में मंत्रियों और भारत के महान्यायवादियों के अधिकारों का वर्णन किया गया है कि भैया जो मंत्री हैं या फिर जो महान्यायवादी है वो संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, लेकिन वो मतदान कहाँ पर करेगा, कहाँ पर नहीं करेगा, इन सभी का वर्णन है 88 में। ठीक है, अब इसी 88 में आप 89 प्लस कर दो तो निकल कर आएगा 177। इसमें क्या लिखा है, तो राज्य के मंत्रियों और महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल में बोलने और कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। समझ गए ना भैया। अब आ गया एक और अपवाद। देखो दोस्तों, ये जो अपना रूल है ना 89 का रूल, ये एक जगह पर और लागू नहीं होता। ये लागू नहीं होता 89 से लेकर 96 के बीच में। ठीक है, 89 आर्टिकल से लेकर 96 आर्टिकल के बीच में ये जो अपना प्लस 89 वाला रूल है ये लागू नहीं होता। यहाँ पर दो अलग ट्रिक काम करती है, 93 की और 85 की। इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी हम 89 के रूल पर ही काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने कौन सा आर्टिकल देखा? आर्टिकल 88। ठीक है, 88 के बाद में हम देखेंगे 97, क्योंकि ये रूल कहाँ से कहाँ तक लागू नहीं होता, 89 से 96 तक। 97 की अब हम बात कर लेते हैं। तो यह जो 97 आर्टिकल है ये संसद में सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष इनके वेतन भत्तों से संबंधित है। 97 में आप प्लस कर दो 89 तो निकल कर आएगा 186, जिसमें विधानमंडल के सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्तों का वर्णन किया गया है। 98 की बात करें तो संसद के दोनों सदनों के लिए एक स्वतंत्र सचिवालय होगा, ऐसा उल्लेख किया गया है 98 में। ठीक है, 98 में उल्लेख किया गया है कि संसद के दोनों सदनों के लिए एक भैया सचिवालय होगा। अब राज्यों के लिए सचिवालय कहाँ पर होगा, इसका उल्लेख कहाँ पर है? तो 98 में आप लोग 89 प्लस कर दो तो 187 आ जाएगा, जिसमें लिखा है कि राज्य विधानमंडल के लिए एक सचिवालय होगा। इसके बाद अगला आर्टिकल है 99। इसके अंतर्गत संसद के किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, संसद के किसी भी सदन का प्रत्येक सदस्य जो है अपना स्थान ग्रहण करने से पहले शपथ लेगा। ठीक है, कौन से आर्टिकल में है? 99 में। इसमें आप प्लस कर दो 89 तो यहाँ पर निकल कर आएगा 188, जिसमें विधानमंडल के सदस्यों की शपथ का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है अपना 100वां आर्टिकल। ठीक है, 100वां है। इसमें क्या है? सदनों में मतदान और गणपूर्ति का उल्लेख किया गया है। इसी में आप 89 प्लस कर दो तो 189 हो जाएगा, जिसमें राज्यों की जो सदन होते हैं, जो विधानमंडल होते हैं, वहाँ पर मतदान और गणपूर्ति का उल्लेख किया गया है। समझ गए ना भैया। देखिए, मैं मानता हूँ आपको आर्टिकल तुरंत याद नहीं हो रहे होंगे, मैं बिल्कुल मानता हूँ काफ़ी कठिन होता है, लेकिन इस नियम के माध्यम से आप एक आर्टिकल याद करिए, चाहे वो राज्य वाला याद कर लो। राज्य वाला याद करोगे तो 89 माइनस कर देना, केंद्र वाला याद करोगे तो 89 प्लस कर देना। ठीक है, अगर आप एक आर्टिकल याद कर लोगे तो आपको ज़िंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। 2-3 रूल और बता दूंगा, आपका काम हो जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देख लेना, आपका रिवीजन हो जाएगा। पीडीएफ में सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएगी, आपको पीडीएफ की टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ मैं दे दूंगा, कुछ भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 101 की बात करें तो इसमें क्या है भैया? तो संसद सदस्यों की सीटों के रिक्त होने के नियमों का वर्णन किया गया है। कैसे रिक्त हो सकती है सांसदों की सीटें? जैसे
जैसे दोहरी सदस्यता नहीं होनी चाहिए, है ना। और संसद या राज्य विधानमंडल दोनों का सदस्य नहीं हो सकता कोई भी एक व्यक्ति। 60 दिनों तक बिना अनुमति के अनुपस्थित अगर वो हो गया तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। तो इन सभी नियमों का वर्णन किया गया है आर्टिकल 101 में। ठीक है, ये सभी नियम किससे संबंधित हैं? संसद से संबंधित हैं। अब विधानमंडल से संबंधित नियम कौन से आर्टिकल में होंगे? तो आर्टिकल 101 में 89 प्लस कर दो तो निकल कर आएगा अपना 190। ठीक है, तो विधानमंडलों में स्थानों की रिक्ति होने से संबंधित प्रावधान है 190 में। आगे बढ़ते हैं, अगला है 102वां आर्टिकल। ये निर्धारित करता है कि किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति सांसद चुने जाने या पद पर बने रहने के लिए अयोग्य हो जाएगा। ठीक है, तो अयोग्यता का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 102 में। व्यक्ति को लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मानसिक स्थिति ठीक होना चाहिए, व्यक्ति दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक हो, कानूनन अयोग्य नहीं होना चाहिए। इन सभी नियमों का वर्णन, अयोग्यता का वर्णन किया गया है आर्टिकल 102 में। इसी में प्लस कर दो भैया 89 तो निकल कर आएगा 191। ठीक है, इसमें विधानमंडल की सदस्यता के लिए अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है। अगला है आर्टिकल 103 जिसमें एमपीज यानी जो सांसद हैं उनकी अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन लेगा, अंतिम निर्णय कौन लेगा, इसका उल्लेख किया गया है। वहीं 89 प्लस करोगे तो विधानमंडल की सदस्य जो हैं उनकी अयोग्यता पर निर्णय कौन लेगा, इसका उल्लेख किया गया है। निकल कर कौन सा आर्टिकल आएगा? 192। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल है, देखिए 111 तक हम इसी रूल से चलेंगे, है ना। 111 के बाद में आपको अगला रूल बताऊंगा। 104 आर्टिकल की बात करें तो संसद की कार्यवाही में अनधिकृत भागीदारी करने वाले व्यक्ति पर 500 रुपये का जुर्माना होगा प्रतिदिन। इसका वर्णन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 104 में। इसी में 89 प्लस करोगे तो विधानमंडल वाला मामला आ जाएगा। वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति के बैठा है, बिना शपथ के बैठा है तो पेनल्टी ली जाएगी। अगला आर्टिकल है 105 जिसमें संसद और उसके सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है 105 में। इसमें 89 प्लस करोगे तो विधानमंडल के सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकारों का उल्लेख मिल जाएगा हमें। कौन सा आर्टिकल निकल कर आएगा? 194। 106 की अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों संसद सदस्यों के वेतन भत्तों से संबंधित प्रावधान हैं। इसके अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्य वो वेतन और भत्ते ग्रहण करेंगे जिन्हें संसद कानून द्वारा समय समय पर निर्धारित करेगी। ऐसा उल्लेख यानी वेतन भत्तों का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 106 में। ठीक है, अब ये अपना संसद वाला मामला हो गया। विधानमंडलों की अगर हम बात करें तो इसी 106 में आप जो है 89 प्लस कर दो तो विधानमंडल के सदस्यों के वेतन भत्तों से संबंधित प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? वो निकल कर आ जाएगा आर्टिकल 195। अगला आर्टिकल है 107 जिसमें दोस्तों जो बिल होते हैं, जो विधेयक होते हैं, उनको कैसे पेश करना है, कैसे पारित करना है, उस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ठीक है, संसद में विधेयक कैसे पेश होंगे और विधानमंडलों में विधेयक कैसे पेश होंगे उसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 196 में। 107 में 89 प्लस करो 196 आ जाएगा। अब समझ गए ना भैया, इतना 107 हो गया अपना। अब 107 के बाद में ये जो नियम है वो 108 में भी लागू नहीं होता है। 89 का नियम संयुक्त बैठक का प्रावधान है ना इसमें, और राज्यों में तो संयुक्त बैठक का कोई मामला है ही नहीं है क्योंकि वहाँ की जो विधान परिषद है वो एक तो सभी राज्यों में नहीं है। दूसरा बात, विधान परिषद जो है दोस्तों किसी भी विधेयक को 4 महीने से ज़्यादा नहीं रोक सकती, तो वहाँ पर संयुक्त बैठक का उल्लेख हो ही नहीं सकता, प्रावधान ही नहीं हो सकता, तो मामला ही नहीं बनता। इस वजह से आर्टिकल 108 जो है दोस्तों उस पर 89 का नियम लागू नहीं होता है भैया। 109 की हम बात करें तो ये संसद में धन विधेयक को पारित करने की विशेष प्रक्रिया को निर्धारित करता है। संसद में धन विधेयक कैसे पेश होगा इसका उल्लेख किया गया है 109 में। अब विधानमंडलों में धन विधेयक की प्रक्रिया क्या होगी इसका उल्लेख है 198 में। आपको 109 में 89 प्लस करना है। 110 की बात करें तो धन विधेयक की परिभाषा है भैया। ठीक है, और 110 के बाद आप 89 प्लस कर दो तो विधानमंडलों में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है 199 में। एक और बच गया है भैया अपना, ये है आर्टिकल 111।
इसको और समझ लो। इसके बाद ये जो 89 का रूल है ये ख़त्म हो जाएगा। मैं इसलिए इतना समझा रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग में ही ख़त्म कर सकता था पूरा मामला कि भैया यहाँ से यहाँ तक लागू होगा और ये अपवाद हैं, तो फिर मतलब क्या मिलता। आपको जब PDF दूंगा तो आप रिवीजन कर पाओगे ना, इसी वजह से मैंने सारी चीज़ों को लिखा है। ठीक है, तो 89 का जो रूल है वो किस पर लागू होता है, 111 पर। ये क्या कहता है, ये संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की मंजूरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके तहत जब कोई विधेयक दोनों सदनों में पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं, या तो वो अनुमति देगा, नहीं देगा, या फिर पुनर्विचार के लिए लौटा देगा। इन सभी का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, 111 में। ठीक है, ये राष्ट्रपति से संबंधित है 111। अब 111 में 89 प्लस करो तो 200 आ जाता है, जिसमें क्या लिखा है, विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल क्या करेगा। तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं, सहमति देगा, मना कर देगा, पुनर्विचार के लिए लौटा देगा, या फिर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देगा। तो इस तरह से आपने समझ लिया ना 89 का रूल। अब हम बात करते हैं कि भैया रूल ऑफ 90 क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इतना अच्छे से समझ आया हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि एक एक आर्टिकल को मैंने कंपेयर किया है कि भैया कहाँ पर लागू होगा, कहाँ पर लागू नहीं होगा, इसके अपवाद क्या है। तो पूरा मैंने चार्ट बनाया था, तब जाकर ये पूरे रूल निकल कर आए थे। तो बहुत मेहनत के बाद कंटेंट बना है। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले कि हाँ भैया मैं सही डायरेक्शन में आपके लिए मेहनत कर पा रहा हूं। रूल ऑफ 90 क्या है, 90 का नियम क्या है, तो केंद्र के अनुच्छेदों में 90 जोड़ने पर राज्य से संबंधित अनुच्छेद प्राप्त हो जाते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात और समझ लो कि भैया हमने जो है 111 तक, अनुच्छेद 111 तक कौन सा नियम पढ़ा है, प्लस 89 का नियम। अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, 111 तक हमने कौन सा नियम पढ़ा है, प्लस 89 का नियम। इसके बाद 111 हो गया है ना, 112 से जो नियम लागू होगा वो नियम लागू होगा प्लस 90 का नियम। कंफ्यूज नहीं होना है। 111 तक तो हमने कौन सा नियम पढ़ा है, प्लस 89 का नियम। 112 से कौन सा नियम लागू हो जाता है, प्लस 90 का नियम। और ये जो 112 से नियम लागू होगा ना प्लस 90 का, ये कहाँ तक चलेगा, 124 तक। ठीक है, 112 से लेकर 124 तक जो नियम चलेगा वो नियम है प्लस 90 का नियम। अब इसको मैं समझाता हूँ। आर्टिकल 112 में क्या लिखा है, वार्षिक वित्तीय विवरण का संबंध है भैया, केंद्रीय बजट का वर्णन है इसमें 112 में। अब इसमें आप प्लस 90 कर दो तो निकल कर आएगा 202। इसमें राज्यों के वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया है। तो 90 का नियम आप समझ गए ना। अब हम पढ़ लेते हैं। 112 से स्टार्ट हो रहा है, 112 मैंने समझा दिया। आर्टिकल 113 देखेंगे तो यह जो अनुच्छेद है दोस्तों, बजट के जो व्यय होते हैं उनको 2 भागों में विभाजित करता है, संचित निधि पर भारित व्यय और अन्य व्यय, जिन्हें लोकसभा के समक्ष अनुदान की मांगों के रूप में रखा जाता है। संचित निधि पर जो भारित व्यय होते हैं इन पर क्या होता है, मतदान नहीं होता लेकिन चर्चा होती है। अब 113 में आप जो है 90 प्लस कर दो, कितना, 90 प्लस कर दो। तो ये जो पूरा मामला है ना दोस्तों संसद से जुड़ा हुआ, ये पूरा मामला विधानमंडल की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये पूरी लाइन हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मतलब नहीं है, समय बर्बाद होगा ना। यहाँ पर संसद लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पर विधानमंडल लिखा होगा, बस इतना ही अंतर है। 114 की बात करें तो ये संसद में विनियोग विधेयकों से संबंधित है। ठीक है, 114 में 90 प्लस कर दो तो निकल कर आएगा 204। ये जो है राज्य विधानमंडलों में विनियोग विधेयकों से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला है अपना 115। ये जो है दोस्तों संसद में अनुपूरक, अतिरिक्त या जो अधिक अनुदान की मांग होती है उसको पेश करने की प्रक्रिया क्या होगी उसको बताता है। कौन सा आर्टिकल, 115। 115 में 90 प्लस करो तो मामला आ जाएगा 205। 205 में क्या है, राज्यों के लिए अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान से संबंधित मामले हैं। 116 की बात करें तो केंद्र सरकार को लेखा अनुदान प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल, 116। 116 में 90 प्लस करो 206 आ जाएगा, जिसमें राज्यों के लिए लेखा अनुदान से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। फिर है दोस्तों अपना 117, जिसमें संसद में वित्त विधेयकों के प्रस्तुतिकरण और उन्हें पारित करने से संबंधित विशेष उपबंधों का वर्णन है। जो वित्तीय विधेयक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, है ना, 117 में लिखा हुआ है ना।
और राज्यों में जो विधानमंडल है वहाँ पर वित्त विधेयकों को कैसे पेश किया जाएगा, कैसे पारित किया जाएगा, उसको लिखा गया है आर्टिकल 207 में। 117 अगर आपको पता है 90 प्लस करना है तो आपका ये वाला आर्टिकल अपने आप आ जाएगा। बस ये याद रखना है कि ये जो 90 वाला रूल है वो कहाँ से कहाँ तक लागू होगा। इसके बाद में आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 118 की बात करें तो यह अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, संसद के प्रत्येक सदन को अपनी कार्यवाही और कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए स्वयं नियम बनाने की शक्ति देता है। कौन सा नियम? आर्टिकल 118। इसमें 90 प्लस करो तो आ जाएगा आर्टिकल 208। ये राज्य विधानमंडल की प्रक्रिया के नियमों का वर्णन करता है, राज्य विधानमंडल को शक्ति देता है भैया। ये समझ गए ना दोस्तों। इसके बाद आर्टिकल 120 की बात करें तो ये संसद में कामकाज के लिए उपयोग की जाने वाली भाषाओं का प्रावधान करता है कि भैया हिंदी में कामकाज होगा, अंग्रेजी में होगा, कोई व्यक्ति कैसे बोलेगा, बोलने की अनुमति कौन देगा, इन सभी के वर्णन का प्रावधान कहाँ पर किया गया, इन सभी का उल्लेख कहाँ किया गया है? आर्टिकल 120 में। ठीक है, 120 में आप 90 प्लस कर दो तो आ जाता है 210। ये जो है राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है ना, कि कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद है आर्टिकल 121। इसमें जो है संसद में न्यायपालिका के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा करने से रोकता है। संसद को रोकता है भैया कि न्यायाधीशों पर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं होगी। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 121। इसमें प्लस कर दो 90, जो कि राज्य विधानमंडल में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है, उसको रोकता है। फिर है आर्टिकल 122। ये जो है दोस्तों, ये अनुच्छेद अदालतों को संसद की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से रोकता है। देखिए आर्टिकल 121 जो है ये संसद को रोकता है कि न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं होगा। वहीं आर्टिकल 122 जो है न्यायपालिका को रोकता है कि संसद में हस्तक्षेप नहीं होगा। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके बाद 212 यही बात कहता है विधानमंडलों से संबंधित कि भैया विधानमंडलों के मामलों में भी अदालतें हस्तक्षेप नहीं करेगी। प्लस 90 का नियम ही यहाँ पर चल रहा है। 123 की बात करें तो ये अध्यादेशों से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रपति के। वहीं 213 जो है वो राज्यपाल के अध्यादेशों से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, एक आर्टिकल और बच गया है 90 के रूल को जो फॉलो करता है, वो है आर्टिकल 124। ये क्या कहता है? ये सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना और उनके गठन से संबंधित है। ठीक है, 124 और इसी में 90 प्लस कर दो आप तो 214 आ गया अपना। ये उच्च न्यायालयों की स्थापना से जुड़ा हुआ है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको इतना समझ आ गया होगा कि 90 का रूल कहां से कहां तक काम करता है। 112 से लेकर 124 तक ये काम करता है। लेकिन एक बात और अगर आपने नोट की हो तो आर्टिकल 120 से लेकर अल्टा पल्टी का नियम भी काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है वो बताता हूँ। देखो ये क्या लिखा है 120, ये लिखा है 210। अगर 120 में से जो बीच वाला है इसको आगे कर लो तो 210 बन गया अपने आप ही। ठीक है, उसी तरह से देखो ये लिखा है 121, ये लिखा है 211, तो ये दो आगे आ गया तो ये अपना दूसरा आर्टिकल अपने आप ही बन जाता है। तो अल्टा पल्टी का नियम भी यहाँ पर काम करता है। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ, आर्टिकल 124 है, ये आर्टिकल 214 है। 124 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित प्रावधान। अब ये दो जो है ये आगे कर लो बीच वाला तो बन गया क्या? 214, जिसमें राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित प्रावधान है। तो याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है कि हाँ यार अल्टा पल्टी का नियम भी तो काम कर रहा है। बहुत सारे आर्टिकल मैंने आपको बता दिए हैं कि भैया कैसे इनको याद कर सकते हैं। अब है अपना 93 का नियम प्लस 93 का नियम। ये जो नियम है दोस्तों 89 से लेकर 92 के बीच में लागू होता है, केवल 4 आर्टिकल में। इसको हम देख लेते हैं। आर्टिकल 89 क्या कहता है? तो यह अनुच्छेद राज्यसभा के सभापति और उपसभापति से संबंधित है। इसके अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसके अतिरिक्त राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को अपना उपसभापति चुनती है। इसका उल्लेख किस आर्टिकल में है? 89 में। समझ गए ना। अब इसी 89 में दोस्तों आप 93 प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा? 182। ये जो अनुच्छेद है विधानमंडलों में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति से जुड़ा हुआ है। यानी अगर आपको ये पता है तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है भैया। ठीक है, वही बात की गई है, बस यहाँ पर राज्यसभा है और यहाँ पर विधान परिषद है।
तो इसको मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, वही मामला है पूरा जुड़ा हुआ, आपका समय बचेगा उससे। ठीक है, 90 की बात करें तो राज्यसभा के उपसभापति के पद रिक्ति, त्यागपत्र और उन्हें हटाए जाने की प्रक्रिया क्या होगी उसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 90 में। इसमें 93 प्लस कर दो तो निकल कर आएगा 183, जिसमें विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के पद रिक्त होने, इस्तीफा देने और उन्हें हटाए जाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। 4 आर्टिकल में लागू होता है भैया ये वाला रूल। ठीक है, 93 वाला। अगला आर्टिकल है 91। यदि राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो या वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो तो उपसभापति उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। ये सब उल्लेख किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 91 में। अब इसी में आप 93 प्लस कर दो तो यहाँ पर विधान परिषद के सभापति का अगर पद रिक्त हो तो उपसभापति उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा, ऐसा उल्लेख किया गया है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल निकल कर आता है? 184। 92 की बात करें तो जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति पद से हटाए जाने का कोई प्रस्ताव सदन में विचाराधीन हो तो वे उपस्थित रहने पर भी सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। कौन से आर्टिकल में लिखा है? 92 में। इसी में 93 प्लस कर दो भैया तो 185 आ जाएगा, जिसमें विधान परिषद के संबंध में प्रावधान है। सेम ही भैया, आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, इस वजह से इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। विधान परिषद शब्द जोड़ देना है बस। समझ गए ना भैया। अब अगला रूल है 85 का रूल। ये जो रूल है दोस्तों ये लागू होता है 93 से लेकर 96 के बीच में। टोटल 4 आर्टिकल्स में ये लागू होता है और ये मेनली अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव से संबंधित प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? 93 में। वहीं राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव से संबंधित प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? 178 में। इसमें 85 आपको प्लस करना है। समझ गए ना? ये कहाँ तक लागू होगा? 96 तक। तो 93 हो गया। 94 की अगर हम बात करें तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने, त्यागपत्र देने और उन्हें पद से हटाए जाने का प्रावधान किया गया है 94 में। इसमें आप 85 प्लस कर दो तो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद रिक्त होने, त्यागपत्र देने और उनसे यानी उन्हें पद से हटाए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। ठीक है, 85 प्लस अगर हम करेंगे 94 में तो निकल कर आएगा 179। इसके बाद में अगला है 95, फिर है 96। ये सभी अध्यक्ष और उपाध्यक्षों से ही जुड़े हुए हैं। PDF में सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इन दोनों को आप लोग पढ़ लेना, बहुत समय हो गया, मैं भी बोल बोल के थक गया हूँ। तो आप या तो वीडियो को स्किप करके इसको पढ़ लो या फिर मैं आपको पूरा जो कंटेंट है वो PDF के रूप में उपलब्ध करवा दूंगा, वहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये मैंने चारों रूल एक साथ लिख दिए हैं, यहाँ से एक बार आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको PDF की जानकारी दे देता हूँ। जिन लोगों को PDF के बारे में पता है वो अभी जो मैं बातें बोलूँगा उसको भैया स्किप कर देना। ठीक है, तो चलो हम PDF के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, PDF के लिए मैंने एक VIP ग्रुप बनाया है टेलीग्राम पर और उस VIP ग्रुप के 4 प्लान रखे हैं। 4 प्लान में पहला प्लान है 49 रुपीज़ का। 49 रुपीज़ में आपको उस ग्रुप का 1 महीने का एक्सेस मिलेगा, यानी 1 महीने के अंदर अंदर जितनी भी क्लासेज होगी और जितने भी मटेरियल होगा वो सभी आपको इस 49 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएगा और पुरानी PDF भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद अगला प्लान है 99 का, जिसमें एक्सेस है 3 महीने का, यानी 3 महीने के अंदर जितनी भी क्लासेस होगी और जितनी भी पुरानी PDF होगी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। फिर 2 प्लान और हैं 199 और 399 के। 199 का जो एक्सेस है वो 6 महीने का है और 399 का जो एक्सेस है वो 12 महीने का है, यानी 12 महीने तक जितनी भी क्लासेस होगी आपको उस ग्रुप में उसकी PDF अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, और पुरानी PDF भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो VIP ग्रुप मैंने बनाया है, आप चाहें तो PDF के लिए उसको ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे टेलीग्राम पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। @UPSC.4PDF आप सर्च करेंगे तो अपने चैनल का लोगो आपको दिखाई देगा, वहाँ से आप डायरेक्ट मुझे संपर्क कर सकते हैं। ज्वाइन PDF लिख देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। इसके अलावा मेरा एक और टेलीग्राम चैनल है UPSC.Official नाम से, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लेना। बहुत सारा कंटेंट मैं फ्री में उपलब्ध करवाता रहता हूं, तो वहां पर आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो UPSC.Official ये पब्लिक चैनल है जिसे आपको ज्वाइन करना है फ्री कंटेंट के लिए, और हाई क्वालिटी PDF के लिए आपको VIP ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा भैया। और ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। @UPSC.4PDF लिखकर आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते
सकते हैं टेलीग्राम पर। ठीक है, तो 4 रूल मैंने आपको बताए थे। 89 का नियम कहाँ से कहाँ तक लागू होगा, 72 से लेकर 111 तक ये नियम लागू होगा भैया। इसके कुछ अपवाद भी थे, जैसे आर्टिकल 82, आर्टिकल 108, ये मैंने आपको बता दिए थे। इसके बाद अगला रूल था 90 का रूल, ये कहाँ से कहाँ तक लागू होगा, प्लस 90 का 112 से लेकर 124 तक ये नियम लागू होगा। फिर है 93 का रूल, ये लागू होता है 89 से 92 के बीच में, और प्लस 85 का रूल लागू होता है दोस्तों 93 से 96 तक। तो आशा करता हूँ इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं एक और वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसमें तुलनात्मक रूप से पढ़ाऊंगा, जैसे राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, मुख्यमंत्री की शपथ का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है। तो इस तरह से तुलना करके पढ़ाऊंगा, तो वो वीडियो भी आपको जरूर देखना है। मैंने बहुत सारी चीज़ों को ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से याद करवाया है और एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो उसको आप लोग फॉलो कर लेना। पीडीएफ के लिए आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। और अगर भैया देखिए बहुत मेहनत की है, कंटेंट आपको पसंद आया हो, आपको लगा हो कि हाँ अब हम आर्टिकल आसानी से निकाल पाएंगे, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि भैया प्लीज़ कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।